हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई साइंस एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स और इसमें हमारे चैप्टर चल रहा था ऑक्सीलेटर्स का और लास्ट लेक्चर तक हम पढ़ चुके हैं क्लैंप ऑक्सीलेटर के बारे में। तो आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। और आज मैं बात करूँगा हार्टले 2 लीटर के बारे में। तो देखिए, ये हार्टले 2 लीटर होता है, ये जो कोलपिट 2 लीटर होता है उसी का क्या होता है, एक रूप होता है। यानी कि जैसे उसमें टैंक परिपथ होता है वैसा इसमें जैसे टैंक परिपथ होता है, लेकिन कोलपिट 2 लीटर और इसमें क्या डिफरेंस होता है वो देखिएगा। तो देखिए, ये सबसे पहले तो मैं बोल सकता हूँ कि कोलपिट 2 लीटर का क्या है, रूप है। ठीक है। इसके अलावा देखिए, जो हार्टले 2 लीटर है उस 2 लीटर का निर्माण कैसे किया जाता है कि जिसमें हमारा टैंक परिपथ होता है, यानी कि ये इसमें क्या होता है, मेरे पास कुंडली L1 L2 होती हैं और संधारित्र C होते हैं। यानी कि जो हार्टले 2 लीटर है उसका निर्माण टैंक परिपथ और कुंडली L1 L2 एवं संधारित्र C से निर्मित किया जाता है। यानी कि इन तीनों चीज़ों से मेरा टैंक परिपथ इसका बना होता है। यानी कि वह 2 लीटर जिसका टैंक परिपथ कुंडली L1 L2 एवं संधारित्र C द्वारा निर्मित हो, हार्टले 2 लीटर कहलाता है। अब देखिए, ये क्या है, हार्टले 2 लीटर एक कोलपिट 2 लीटर का ही भाग है। लेकिन जब कोलपिट 2 लीटर में हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ हमारे पास होता है RFC, रेडियो आवर्ती चौक, तो ये इसमें मौजूद नहीं होता है। यानी कि आप ध्यान रख सकते हैं कि इसमें रेडियो आवर्ती चौक नहीं होता। ठीक है। इसके अलावा अब ये हार्टले जो 2 लीटर है ये कोलपिट 2 लीटर का ही भाग है, तो इसका जो हम गणितीय विश्लेषण करेंगे वो कोलपिट 2 लीटर के समान ही कर सकते हैं। तो ये बात भी आप लिख सकते हैं, इसका गणितीय विश्लेषण कोलपिट 2 लीटर के समान ही क्या कर सकते हैं, हम इसका गणितीय विश्लेषण कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि इसका जो सामान्य परिपथ आप देख पा रहे हैं कि जो हार्टले 2 लीटर है उसके निर्माण के लिए हमने क्या किया है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक का उपयोग किया है। और जो उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक है इसमें हमने टैंक परिपथ में तो L1 L2 कुंडलियाँ और संधारित्र C का यूज किया है। इसके अलावा जो इसका आधार भाग है इसमें हमने एक संधारित्र CV का यूज किया है। और ये संधारित्र CV क्या करता है, जो दिष्ट घटक को ये क्या कर देता है, अवरुद्ध कर देता है। इसलिए हम इसे अवरुद्ध संधारित्र भी कहते हैं। और ये जो प्रवर्धक है इसके उत्सर्जक भाग में हमने C संधारित्र यानी कि उपमार्ग संधारित्र का उपयोग किया है, जो क्या करता है कि उत्सर्जक, ये मेरा उत्सर्जक है, इसमें प्रवाहित होने वाली प्रत्यावर्ती घटक के लिए बाईपास का कार्य करता है। यानी कि देखिए, उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक का उपयोग किया हमने इसके निर्माण के लिए। ठीक है। और अब जो इसका आधार भाग है तो आधार भाग में यानी कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक के आधार में अवरुद्ध संधारित्र का उपयोग करते हैं, अवरुद्ध संधारित्र। और ये अवरुद्ध संधारित्र क्या करता है, ये दिष्ट घटक के अवयव को
अवरोधित करता है यानी गुजरने नहीं देता, यानी दिष्ट घटक को अवरुद्ध करता है। ठीक है, ऐसे ही जो इसका उत्सर्जक भाग होता है, उत्सर्जक भाग में एक संधारित्र जुड़ा होता है, सी यानी उपमार्ग संधारित्र, यानी कि उत्सर्जक भाग में आधार भाग में तो ये अवरुद्ध संधारित्र यानी कि मेरा सी भी जुड़ा होता है, और उत्सर्जक भाग में मेरा उपमार्ग संधारित्र सी जुड़ा होता है। उपमार्ग संधारित्र सी जुड़ा होता है, और ये क्या करता है कि जो उत्सर्जक है उसमें से गुजरने वाले जो प्रत्यावर्ती घटक है उसके लिए बाईपास का कार्य करता है, यानी कि प्रत्यावर्ती घटक के लिए उपमार्गीय प्रदान करता है। तो ये तो बात रही मेरी। और देखो कोलपिट 2 लीटर में हमारा RFC होता था, तो RFC यहाँ क्या नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। और जो प्रवर्धक में देखो कुछ चीज़ें और जुड़ी हैं, जैसे R1 है, R2 है, RE है, और जो मेरी बैटरी है VCC। तो ये क्या करते हैं, ये प्रचालन का कार्य करते हैं। और हार्टले 2 लीटर में जो पुनर्निवेशी का कार्य है वो मेरा कुंडली L1 के द्वारा किया जाता है। तो देखिए मैं लिख सकता हूँ कि जो R1, R2, R3 एवं जो मेरी बैटरी है VCC, ये क्या करते हैं, प्रचालन का कार्य करते हैं, प्रचालन का कार्य करते हैं। और जो मेरे यहाँ कुंडली L1 है वो पुनर्निवेशी का कार्य करती है। और देखिए कुंडली जो L1 है ये पुनर्निवेशी का कार्य कैसे कर रही है, कि जो हार्टले 2 लीटर है उसमें पुनर्निवेशी का कार्य कर रही है मेरी कुंडली L1, यानी कि हार्टले 2 लीटर में देखो 2 कुंडलियां हैं L1 और L2। तो अन्योन्य प्रेरण प्रभाव क्या होता है, प्रेक्षित होता है। मैंने यहाँ दिखा भी रखा है, L1 और L2 के बीच में क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन है, अन्योन्य प्रेरण है। अर्थात गणितीय विश्लेषण जब हम करेंगे तो हम यहाँ से म्यूचुअल इंडक्शन यानी अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। यानी ये भी मैं लिख सकता हूँ कि कुंडली L1 व L2 में अन्योन्य प्रेरण पाया जाता है, यानी कि कुंडली जो L1 और L2 है उसमें अन्योन्य प्रेरण का पाया जाता है। तो यहाँ जब हम गणितीय विश्लेषण करेंगे तो इन दोनों का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आप जनरली जो हार्टले 2 लीटर है उसके बारे में जनरल इंस्ट्रक्शंस में बता सकते हैं, और फिर हम इसके बाद करेंगे इसका गणितीय विश्लेषण। उससे पहले हम देखेंगे कि इसका जो H प्राचाल परिपथ क्या होगा, सरलीकृत परिपथ क्या होगा, अंतरचालकता परिपथ क्या होगा और किरचॉफ परिपथ क्या होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हार्टले 2 लीटर के लिए जो H प्राचाल परिपथ कैसा हो जाता है, ये मेरा प्रतिबाधा HI है, आधार धारा IB है, ये संग्राहक धारा IC है, ये एक मेरा प्रतिबाधा HFE है, और ये मेरी HOE है, और टैंक परिपथ में 2 कुंडलियाँ जुड़ी हुई हैं और एक संधारित्र C से युक्त है। अब देखिए कि निर्माणकर्ताओं ने ये देखा कि जो
HRE है और HOE है, इनका गणनाओं में बहुत कम मान आता है, यानी कि प्रायोगिक गणना में इनका मान बहुत कम आने के कारण हम इनको क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, और इसको हम सरलीकृत प्रारूप में चेंज कर लेते हैं, यानी कि इनको हम हटा दें तो ये हमारा सरलीकृत प्रारूप आ जाता है, जिसमें हमने HRE और HOE को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब जो सरलीकृत प्रारूप है हमारा, उसमें देखिए क्या है, HI, HFE, IB और दो मेरी कुंडलियां हैं L2, L1। अब इसी को मैं चेंज करूंगा अंतरचालकता परिपथ में। तो देखिए अंतरचालकता परिपथ में हम क्या करेंगे कि जो हमारा निर्गत है, यानी कि जो निर्गत वोल्टता है कुंडली L2 के A व G सिरों के मध्य प्राप्त हो रही है, यानी कुंडली L2 कहाँ है, A व G सिरों के मध्य। और जो इस दोलित्र में हमारा जो पुनर्निवेशी का कार्य कर रहा है वो कर रहे हैं प्रेरक या कुंडली L1। इसलिए जो पुनर्निवेशी वोल्टता है वो कुंडली L1 के सिरों पर हमें प्राप्त होती है, यानी कि जो L2 है, यानी कि जो निर्गत वोल्टता है हमारी, वो कुंडली L2 पर A व G के मध्य प्राप्त होती है। पुनर्निवेशी का कार्य हमारा कुंडली L1 कर रहे हैं। अब देखिए कि मैं इसको अंतरचालकता परिपथ में कैसे चेंज कर सकता हूँ। जो मेरा HFE IB है इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ GM VB से रिप्लेस कर रहा हूँ, यानी कि HFE IB इक्वल टू GM VBE, और बाकी मेरा परिपथ क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये मेरा आ जाता है अंतरचालकता परिपथ। इसको हम आगे यूज भी करेंगे कि HFE IB बराबर होगा GM VBE, और किरचॉफ परिपथ में इसको सिंपली चेंज कर सकते हैं। GM VBE है, ये इसके श्रेणी क्रम में HI जुड़ा है, तो ये L1 L2 और ये मेरा संधारित्र C। ऐसे मैं सिंपली किरचॉफ परिपथ बना सकता हूँ, और मैं किरचॉफ परिपथ का यूज़ करके ही मैं इसका गणितीय विश्लेषण करूँगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, विश्लेषण करते हैं हार्टले दोलित्र का किरचॉफ के सेकंड लॉ से। और ये मेरा किरचॉफ परिपथ है कि यहाँ मेरा GM जुड़ा हुआ है, और जो ये मेरी फर्स्ट लूप है, ये सेकंड और ये थर्ड लूप। जो फर्स्ट लूप है इसमें धारा बह रही है यस इस डायरेक्शन में। देखिए यहाँ धारा बह रही है I1 और इधर धारा I2, तो इसमें क्या हो जाएगी I1 माइनस I2 किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से। अब देखिए इधर धारा बह रही है I2 यहाँ तक, और इधर धारा I3 बह रही है, तो इसमें क्या हो जाएगी I2 माइनस I1। अब ये दोनों जो कुंडलियाँ हैं ये क्या है, अन्योन्य प्रेरण में। तो देखिए इसी का हम यूज़ करेंगे। तो किरचॉफ के सेकंड लॉ से सबसे पहले मैं देख लेता हूँ जो मेरी ये सेकंड लूप है इसके लिए, यानी कि सेकंड लूप। तो देखिए जो मेरा ये संधारित्र है इसमें धारा बह रही है I2, और इसकी धारितीय प्रतिघात क्या होगी, x इक्वल टू 1 में आयोटा ओमेगा C। तो इसको मैं लिख लेता हूँ I2 इंटू 1 देखो x इक्वल टू जानते हैं आपको क्या होता है 1 में ओमेगा C। तो वही कर रहे हैं हम कि I और ये धारा I और x C। तो ये हो गया I2 इंटू 1 आयोटा ओमेगा C प्लस, देखिए अब ये कुंडली है इसमें धारा कितनी बह रही है I2 माइनस I3। तो इसके लिए जो प्रेरणिक प्रतिघात हो जाएगी वो क्या होगी, XL इक्वल टू ओमेगा L। तो ये L1 कुंडली है तो इसके लिए हो जाएगा I ओमेगा L1। अब देखिए ये कुंडली और ये कुंडली क्या है, अन्योन्य प्रेरकत्व में है। तो हमारे पास एक नया गुणांक आ जाता है यहाँ, अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक M। तो इसमें बहने वाली धारा क्या है, ये कुंडली इसके साथ अन्योन्य प्रेरकत्व में है, तो इसके साथ ये आ जाएगी। धारा क्या है यहाँ I1 माइनस I2, और इसके लिए धारा हो जाएगी ये माइनस में, तो माइनस I1 माइनस I2 इंटू I ओमेगा M।
ऐसे ही देखिए, अब मैं बात करूँगा इस कुंडली के लिए, तो इसमें बहने वाली नहीं, पहले मैं इसके लिए बात करता हूँ, इस कुंडली के लिए, और फिर इसके लिए मैं अन्योन्य प्रेरित गुणांक निकालूंगा। तो माइनस I1 माइनस I2 और प्रेरणिक प्रतिघात I ओमेगा L2 प्लस ये इसके साथ अन्योन्य प्रेरकत्व में है, तो इसमें बहने वाली धारा I2 माइनस I3 और I ओमेगा M इक्वल टू 0। ये किरचॉफ के द्वितीय नियम से हो जाता है। और देखिए, मैं इसको थोड़ा सिंपली फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करता हूँ, आई ओमेगा से मैं ये पूरी क्वेश्चन को डिवाइड कर देता हूँ। जैसे आई ओमेगा को डिवाइड करूँगा तो देखिए यहाँ आई ओमेगा करूँगा तो यहाँ हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर सी आई स्क्वायर, इसका मान हो जाएगा हमारे पास 1। यहाँ से आई ओमेगा डिवाइड करूँगा तो यहाँ L1 बच जाएगा, यहाँ आई ओमेगा डिवाइड करूँगा तो यहाँ M बच जाएगा, यहाँ करूँगा तो यहाँ L2 बच जाएगा, और यहाँ करूँगा तो यहाँ I2 माइनस I3 M इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट देखिए मैं क्या करूँ कि पूरी इक्वेशन में से I2 कॉमन ले लूँ। तो देखिए यहाँ से I2 कॉमन लूँगा, ये ओमेगा स्क्वायर सी है और I2 इसके साथ गुणा करेंगे माइनस IL3, माइनस वाले को मैं एक साइड ले लूँगा, प्लस वाले को एक साइड ले लूँगा, तो यहाँ से L1, ऐसे ही माइनस I1 माइनस I2 और ये हो जाएगा प्लस का I2 L2, तो यहाँ से ये रहा L2, I2 कॉमन आ गया, 2M, यहाँ देखिए ये I2M और ये I2M, तो 2I2M, तो I2 कॉमन लिया तो 2M और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर सी इक्वल टू इधर आ जाएगा I3 कॉमन लेंगे L1 प्लस M और I1 कॉमन लेंगे L2 प्लस M। और देखिए ये जो एक कोफिशिएंट बन रहा है मेरे पास ये पूरा हिस्सा, तो इसको मैं क्या करता हूँ x के इक्वल मान लेता हूँ। यदि मैं इसको x के इक्वल मान लूँगा तो ये मेरा हो जाएगा I2x। अब मैं यहाँ से I2 अपन में I1 का अनुपात निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, देखिए इक्वेशन मेरी कुछ इस तरह से बनेगी, I2x इक्वल टू I3 L1 बाई L1 प्लस M प्लस I1 L2 प्लस M। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, I1 का पूरी इक्वेशन में डिवाइडेशन कर रहा हूँ, तो I1 और यहाँ I1 और यहाँ I1 करेंगे तो ये I1 हट जाएगा इससे, तो ये I2 अपॉन में I1 इंटू एक्स हो जाएगा। अब x को भी मैं इस इक्वेशन में डिवाइड कर दूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, अपॉन में x और 1 अपॉन में x, यानी कि I2 अपॉन में I1, I3 अपॉन में I1, L1 प्लस M अपॉन में x प्लस L2 प्लस M अपॉन में x, इससे मेरी इक्वेशन आ जाती है 1। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, जो मेरी थर्ड लूप है उसमें किरचॉफ का वोल्टा वाला नियम लगा देता हूँ। तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगी, जैसे कि मेरे थर्ड जो लूप थी उसमें मेरा प्रतिबाधा HI जुड़ी हुई थी और कुंडली L1 जुड़ी हुई थी। तो यहाँ से ये आ जाएगा I3 HI माइनस I2 माइनस I1, ये जो प्रेरक कुंडली L1 थी उसमें धारा थी, और ये जो L1 था इसका दूसरी कुंडली के साथ क्या था, अन्योन्य प्रेरकत्व था, M अन्योन्य प्रेरण गुणांक था, दूसरी कुंडली के साथ है, तो ये दूसरी कुंडली की मेरी धारा है, यानी कि जो L2 कुंडली थी उसमें बहने वाली धारा और अन्योन्य प्रेरित गुणांक है, इक्वल टू हो गया 0। और देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, I3 यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, तो I3 HI और I3 I ओमेगा L1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो I3 HI प्लस I ओमेगा L1। ऐसे ही यदि मैं I2 कॉमन लूँ तो यहाँ से माइनस I2 I ओमेगा L1 और I2 यहाँ से माइनस I2 ओमेगा M। तो देखो I ओमेगा यहाँ से कॉमन ले लिया है मैंने, तो I2 L1 प्लस क्या हो गया M,
प्लस I1 है मेरा ये रहा I1 I ओमेगा m आ गया इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि I1 I ओमेगा से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूँ। उससे मेरे पास बेनिफिट क्या होगा कि I3 अपॉन में I1 का मान मेरे पास आ जाएगा। तो देखिए I3 अपॉन में I1 होगा यहाँ से, और यहाँ से क्या हो जाएगा L1 हो जाएगा, और HI अपॉन में I ओमेगा आ जाएगा। और इनमें से जो I1 आया इसको मैं बाहर ले लूँगा, यानी कि I3 अपॉन में I1, ये रिलेशन बन जाएगा। यहाँ से I1 I ओमेगा करूँगा तो यहाँ I1 I ओमेगा होगा, और यहाँ I1 I ओमेगा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें इसको मैं माइनस करना चाह रहा हूँ, तो माइनस में कैसे कर सकता हूँ, यदि मैं यहाँ I की गुणा कर लूँ, यानी कि यहाँ मेरा I हो तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस I L1 माइनस I HIE। अब देखिए यहाँ क्या होगा, इसको मैं इधर डिवाइड कर लेता हूँ, सॉरी इधर ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा माइनस का, इक्वल टू इक्वेशन आ जाएगी मेरी 2। अब देखिए यहाँ से कि समीकरण 2 से समीकरण 1 में मैं मान रख लेता हूँ। तो जो मेरी इक्वेशन 1 थी उसमें ये वाला मान किसके बराबर आ रहा था, ये मान मेरे पास आ रहा था L1 प्लस एम I3 अपॉन में I1, L1 प्लस एम अपॉन में x प्लस L2 अपॉन में m अपॉन में x माइनस m। मैं इसको और शॉर्ट करना चाहूँ तो देखिए यहाँ से ये मेरा I3 अपॉन में I1 L1 माइनस I HIE अपॉन में ओमेगा तो चल ही रहा है। ये I3 अपॉन में I1 है और इसके अंदर मल्टीपल होगी तो L1 प्लस एम का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में x है, इसके अंदर मल्टीपल होगी तो ये हो जाएगा L1 प्लस एम इंटू L2 प्लस एम, और माइनस का है मेरा m। यानी कि मैंने जो L1 प्लस एम है इसकी अंदर क्या कर दी है, गुणा कर दी है। अब देखिए यहाँ से ये x की मैं इसमें गुणा कर लेता हूँ कि मैं x की गुणा कर लूँगा तो मेरे पास x के रूप में एक इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से। तो यहाँ से गुणा करूँगा L1x माइनस आयोटा HIX अपॉन में ओमेगा I3 I1 L1 प्लस एम का होल स्क्वायर है यहाँ से L2 प्लस एम और माइनस इंटू L1 प्लस एम और माइनस का mx, जो x इसके साथ मल्टीपल किया तो x से x कट गया। तो ये I3 अपॉन में I1 L1 प्लस एक्स माइनस आयोटा HIE इंटू एक्स अपॉन में ओमेगा माइनस L1 प्लस एम का होल स्क्वायर, और इक्वल में आया मेरा L1 प्लस एम L2 प्लस एम माइनस mx। अब मैं यहाँ से I3 अपॉन में I1 का मान निकालूंगा तो ये जो मेरी पूरी ये वाला हिस्सा है ये इसके अपॉन में आ जाएगा, यानी कि I3 अपॉन में I1 का मान हो जाता है L1 प्लस एम L2 प्लस एम माइनस mx, इसके अपॉन में आ जाएगा ये, यानी L1x माइनस L1 प्लस एम का होल स्क्वायर और माइनस HIE इंटू एक्स अपॉन में ओमेगा। तो ऐसे आ जाती है मेरी इक्वेशन 3। इसके बाद मैं निकालूंगा निर्गत वोल्टता का मान, यानी कि मैं V0 कैलकुलेट करूंगा और फिर V0 और Gm इनमें मैं रिलेशन देखूंगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निर्गत वोल्टता जो हमें कुंडली L2 पर प्राप्त होगी और जो पुनर्निवेशन वोल्टता होती है हमारी वो L1 पर प्राप्त होती है, यानी कि जो पुनर्निवेश है वो L1 कुंडली पर होता है। देखिए ओम के नियम से जो निर्गत वोल्टता V इक्वल टू क्या होगी IR, तो निर्गत वोल्टता को मैं V0 से मान लेता हूँ तो ये क्या होगी L2 पर प्राप्त हो रही है तो L2 पे बहने वाली धारा, यानी कि उस पर जो वोल्टता का मान आ जाएगी ये धारा और उसके प्रेरणिक प्रतिघात के बराबर।
तो I1 माइनस I2 इंटू आई ओमेगा L2। और इसका जो L2 कुंडली है इसका L1 कुंडली के साथ क्या है, अन्योन प्रेरक होता है। तो इसका अन्योन प्रेरक गुणांक निकाल लेते हैं, यानी कि कुंडली L1 में बहने वाली धारा है I2 माइनस I3 और आई ओमेगा M। अब देखिए यहाँ से मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो V0 इक्वल टू I1 इंटू आई ओमेगा L2 माइनस I2 ओमेगा L2 और यहाँ से I2 आई ओमेगा M। तो यहाँ से मैं I2 कॉमन लूँगा तो इसको L2 प्लस M लिख सकता हूँ, आई ओमेगा को बाहर लिख लेता हूँ यहाँ से, माइनस माइनस प्लस यानी I3 आई ओमेगा M। अब देखिए यहाँ से मैं I1 ओमेगा यदि कॉमन ले लूँ तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ L2 यहाँ से कॉमन लूँगा तो I2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि I2 अपॉन में I1 L2 M। और यहाँ से ये जो आई ओमेगा है वो कैंसिल हो जाएगा, I3 अपॉन में I1 और M। तो मेरी हो जाएगी इक्वेशन 4। अब देखिए जो हमारा परिपथ था उसमें जो I1 धारा है वो GM इंटू VB के बराबर होगी। तो यहाँ से हम ये मान पुट कर लेंगे, ये माइनस की होगी धारा, तो ये हो जाएगा V0 इक्वल टू माइनस GM VB इंटू आई ओमेगा L2 माइनस I2 अपॉन में I1 L2 प्लस M I3 अपॉन में I1 इंटू M। अब देखिए प्रवर्धन क्या होता है, A बराबर V0 अपॉन में VB E। देखो V0 का मान तो ये रहा मेरे पास, और VB E यानी VB का मैं इसमें डिवाइडेशन करूँगा तो VB से VB कैंसिल हो जाएगा, यानी कि माइनस GM आई ओमेगा, और ये सारा ऐसे कैसे, तो इक्वेशन आ जाती है मेरी 4। अब देखिए मैं पुनर्निवेशन वोल्टता निकालूंगा, तो पुनर्निवेशन वोल्टता हम कैसे निकालते हैं, VF होती है। तो देखो पुनर्निवेशन वोल्टता कहाँ आ रही थी, जो मेरा प्रेरक L है उसके नीचे एक प्रतिबाधा जुड़ी हुई थी HI। तो ओम के नियम से उसमें बहने वाली धारा, देखो I3 धारा बह रही थी नीचे, जैसे डायग्राम में हमने देखा था, तो उस प्रतिबाधा में HI धारा बह रही है, तो VF इक्वल टू हो गया I3 HI। पुनर्निवेशन अनुपात क्या होता है, बीटा बराबर होता है VF वन में V0। तो VF का मान मेरे पास ये रहा और V0 का मान मेरे पास ये रहा। तो समीकरण 7 में हम समीकरण 6 और समीकरण 4 से मान रख लेंगे, तो बीटा बराबर आ जाएगा I3 HI, ये मेरा VF का मान है, ये मेरा V0 का मान है इक्वेशन 4 से। अब ये मेरे पास बीटा का मान आ गया और ये रहा मेरे पास A का मान, यानी इक्वेशन 5 और इक्वेशन 8 है, ये मेरी इक्वेशन है 8। मैं इक्वेशन 5 और 8 को मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिए मेरे पास क्या आएगा, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए I3 HI है ऊपर और इधर है माइनस GM आई ओमेगा। तो जब इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आई ओमेगा इसका आई ओमेगा से कैंसिल हो जाएगा, और L2 माइनस I2 अपन में I1 L2 प्लस M प्लस I3 अपन में IM, इससे ये मेरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ से I1 और यहाँ मेरा बचेगा यहाँ मेरा I3 बचेगा और ये मेरा I1 बचेगा। तो मेरे पास आ जाएगा ए बीटा इक्वल टू माइनस GM HI I3 अपॉन में I1। ये मेरे पास इक्वेशन 9 प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट मैं इसको आगे सोल्व कर सकता हूँ, तो इतने का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। इक्वेशन 3 से मैं 9 में मान रख लेता हूँ। तो ए बीटा का मान क्या आएगा, ए इंटू बीटा, ए और बीटा का मल्टीपल से मेरे पास मान आया था माइनस GM HI L1 प्लस M इंटू L2 प्लस M माइनस MX अपॉन में L1X माइनस L1 प्लस M का होल स्क्वायर माइनस आयोटा HI E अपॉन में ओमेगा इंटू X। अब देखिए बार बार हाउजन की कसौटी के अनुसार क्या होता है कि ए बीटा का मान वास्तविक प्राप्त होता है। अगर ए बीटा का मान वास्तविक प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब मेरा जो काल्पनिक भाग है
ये वाला भाग ये क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अब ये मान शून्य मैं यदि करूँ तो ये मान तो शून्य हो सकता नहीं है, और अगर ये मान शून्य नहीं हो सकता इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो x इक्वल टू हम 0 पुट कर लेते हैं इक्वेशन 10 में। x इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो ये 0 हो जाएगा। तो मेरे पास L1x, तो ये इसका भी 0, L1 प्लस m का होल स्क्वायर खोल लेते हैं, यानी L1 प्लस L2 प्लस 2m माइनस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए L1 प्लस L2 प्लस 2m इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर c। ओमेगा का यहाँ से मान निकालो तो ये आएगा मेरे पास ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन रूट c L1 प्लस L2 प्लस 2m। क्योंकि इस इक्वेशन में मैंने x इक्वल टू 0 रखा तो मेरे पास ये मान आया। अब देखिए ओमेगा का मान मेरे पास ये आया, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 अपॉन में 2 पाई रूट L C। तो ये मेरा ओमेगा का मान आया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा f इक्वल टू 1 बाई अपॉन में 2 पाई और रूट c L1 प्लस L2 प्लस 2m। इक्वेशन आ गई मेरी 12। तो जो समीकरण 12 है वो हार्टले दोलित्र की आवर्ती का क्या है, बीजगणितीय व्यंजक है। तो समीकरण 10 में 11 से यदि मान रख ले हम, ये मेरी इक्वेशन 10, तो देखो a बीटा बराबर हो जाएगा GMHI L1 प्लस m और L2 प्लस m, और ये x के कारण ये मान क्या हो गए थे मेरे 0। अब यहाँ L1m से L1m कट जाएगा एक, तो ए बी इक्वल टू बच गया GMHI इंटू L2 प्लस m अपॉन में L1 प्लस m। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 13। अब मैं देखूँगा अंतर चालकता प्रारूप से कि वहाँ जो मेरा GM VB किसके बराबर होते हैं, HI IB के। तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। के अनुसार जो स्वतः उत्तेजित दोलित्र होता है उसके लिए ए और बीटा का जो गुणनफल है 1 के बराबर या 1 से अधिक होना चाहिए। तो इक्वेशन 13 में हमारे पास ए बीटा का मान आ रहा था GMHI इंटू L2 प्लस m अपॉन में L1 अपॉन में m। तो इक्वेशन 13 से मेरे पास ये होना चाहिए GMHI L2 प्लस m अपॉन में L1 प्लस m ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 1। अगर ऐसा है तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि GMHI है ये L1m को इधर ट्रांसफ़र कर दूँ अपॉन में L2 अपॉन में m, कि GMHI का मान इन दोनों के अनुपात से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ये मेरी इक्वेशन आ जाती है 14। अब देखिए अंतर चालकता प्रारूप में हमारे पास GMVB होता है, इसका मान आता है, किससे रिप्लेस किया था हमने, HFE IB से। यहाँ इधर हमारा HFE IB जुड़ा होता था, यहाँ HRE, तो उससे हमने रिप्लेस किया था। तो GMVB इक्वल टू हो गया HFE IB। तो देखिए यहाँ से जो GMVB है तो यहाँ से मैं VB और IB का अनुपात आगे मैं काम में लूँगा। तो देखिए निवेशी प्रतिबाधा HI क्या होती है, ये होती है VBE, यानी कि VBE अपॉन में IB, इसके अपॉन में IB लिया हूँ और HFE के अपॉन में GM। तो ये निवेशी प्रतिबाधा हो जाती है VB अपन में IB इक्वल टू होता है HFE अपन में GM। अब देखिए यहाँ से जो मेरी इक्वेशन 15 है वो क्या हो जाएगी कि GMHI इक्वल टू HFE, यानी कि ये मैं लिख सकता हूँ कि HI के बराबर है HFE अपन में GM, तो GMHI इक्वल टू HFE। इक्वेशन आ गई मेरी 15। तो देखिए इक्वेशन 15 और इक्वेशन 14 और 15 से मैं क्या लिख सकता हूँ कि GMHI और ये है L1 प्लस m अपॉन में L2 प्लस m के गुण अपॉन अनुपात से क्या है, अधिक है।
और यहाँ से GMHI है HFE के, यानी कि HME को इसके बराबर लिख सकता हूँ, यानी कि HFE इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू L1 प्लस एम अपन में L2 प्लस एम। ये मेरे पास आ जाती है इक्वेशन 16। 14 और 16 है स्वतः उच्चेदित अवस्था के लिए हार्टले 2 लीटर का क्या है, प्रतिबंध है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपसे यदि हार्टले 2 लीटर के लिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये पूरा कर सकते हैं। आपको जो सभी डायग्राम बनाने हैं, इसके सामान्य परिपथ बनाना है, एज पर प्राचाल वाला परिपथ बनाना है, किरचॉफ का परिपथ बनाना है, अंतरचालकता परिपथ बनाना है, सरलीकृत परिपथ बनाना है और फिर इसका पूरा गणितीय विश्लेषण करना है। बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। तो आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।